तो आइए देखते हैं आज का सेगमेंट। आज का सेगमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। यूएसए में सैंक्शन इंडिया फॉर बाइंग S-400 फ्रॉम रसिया। जो यूएस है, जैसा थंबनेल आप देख के समझ भी गए होंगे, तो जो यूएसए है वो इंडिया को सैंक्शन कर सकता है क्योंकि इंडिया S-400 खरीद रहा है और ये वो पहले टर्की पे लगा के कर चुका है। तो आइए इसके बारे में आगे विस्तार से देखते हैं। Imagine a situation when your network operator, say for example Jio, bans you from accessing internet from its service if you are using another SIM in your mobile। आपको यहाँ पे इस तरह से बताया जा रहा है कि मान लीजिए, एग्जांपल लीजिए कि जैसे जियो का जो फ़ोन है या जियो का जो सिम है, वो जिस तरह से अपनी मोनोपोली मतलब बहुत टाइम से कर रहा है, पिछले 2-3 सालों से। तो उसमें अगर अब जियो ऐसा करने लगे कि अगर जियो की सिम नहीं चलाएँगे तो आप मतलब अगर वो जियो नहीं यूज़ करेंगे तो दूसरा सिम यूज़ ही नहीं कर पाएँगे। इंटरनेट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं या कुछ भी आप कोई पर्पज़ आपका है, तो वो मतलब आप यूज़ नहीं कर पाएँगे अनदर सिम। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटी सिमिलर मिलती हुई है फिलॉसफी ऑफ यूएस, और ये फिलॉसफी यूएस से मिल रही है। जैसे वेयर इट ट्राइज टू प्रेशराइज अ कंट्री थ्रू सैंक्शन नॉट टू डील विद एनी ऑफ इट्स एडवर्सरीज इवन व्हेन दे आर देयर अलाइज। अब यहाँ पर वही फिलॉसफी है, जैसे अ, अगर आप हमारा नहीं यूज़ करोगे तो हम दूसरे का भी नहीं यूज़ करने देंगे। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है जियो का, अगर आप सिम नहीं लगा रहे हो, एक से फॉर एग्जांपल मैं जियो को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, अगर वो यूज़ नहीं कर रहे हैं तो दूसरे को भी नहीं करने दें। एयरटेल को मान लीजिए नहीं करने दें। तो इस तरह से जो यूएस है, हम वहाँ से ख़रीद नहीं रहे हैं, अगर वहाँ का मिसाइल सिस्टम, तो वो रस्सा से भी नहीं खरीदने दे रहे हैं। तो इस तरह की और प्रेशराइज़ कर रहे हैं इंडिया पे और अदर कंट्रीज़ पे। और इसमें जो इनके एडवर्सरीज़ हैं, जो इनके शत्रु देश हैं, उनको ये सैंक्शन करते हैं। और उनसे अगर कोई ख़रीदता है तो उनको ये सैंक्शन करते हैं, भले ही वो उनके अलाई हों। जैसे इंडिया और रसिया बहुत टाइम से अलाई हैं, नेचुरल ट्रेडिशनल अलाई हैं, डिफेंस के बहुत कोऑपरेशन है, बहुत पैक्ट हैं। और 1972 में जब बांग्लादेश को लिबरेट कराया गया, उस समय रसिया ने बड़ी हेल्प की थी इंडिया की, क्योंकि यूएस अगेंस्ट था। तो इस तरह से, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता है, ना ही कोई परमानेंट फ्रेंड्स होता है। ओनली परमानेंट बेनिफिट होता है या परमानेंट इंटरेस्ट होता है। जहाँ पे इंटरेस्ट होता है वहीं पे जो समीकरण है वो बन और बिगड़ जाते हैं। तो इस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन चलता है। और इन अ मेजर डेवलपमेंट द यूएस इज सेड टू हैव टोल्ड इंडिया दैट इट इज़ अनलाइकली टू गेट अ वेवर। वेवर कोई एक वेवर इस तरह का होता है, इसको मैंने आगे भी कवर किया है। वेवर होता है एक कानूनी प्रतिबंध होता है, कोई अगर एक्ट है और अगर आप उस एक्ट के मतलब दायरे में हैं और उसको वायलेट करते हैं, तो दूसरा कंट्री आपको एक तरह से सैंक्शन कर सकता है या आपको पनिश कर सकता है। कुछ जगहों पे आपके ऊपर सैंक्शन लगा सकता है या बहुत तरह की चीज़ें उसमें आती हैं। तो ये है, ये यहाँ पे वेवर है कानूनी अधिकार या दावे को त्यागना। कोई भी मतलब जैसे वेवर है तो उसमें वो छूट नहीं दी जाएगी, वहाँ पे आप अ, उससे वंचित रह जाएंगे। तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है। तो ये इसको वेवर कहते हैं। और वेवर का त्यागना या सेक्रीफाइस ही एक्चुअल में उसका सिनोनिम्स है, या कर्ज भी होता है इसका, लोन भी कहते हैं। ऑन इट्स $5.5 बिलियन परचेज ऑफ 5 रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। जो चाइना है, चाइना के पास में ऑलरेडी S-400 चाइना ने ख़रीद रखा है और वो उसको इंस्टॉल भी किए हैं। तो जो थ्रेट है इंडिया को, वो इस तरह का है कि सामने वाले आदमी के पास में बंदूक है, आपके पास में बंदूक नहीं है। तो
ये डेटरेंट के क्रिएट करने के लिए हमें भी मजबूरी रहती है, भले ही सामने वाला गोली ना मारे, लेकिन उसको लगे कि हाँ इनके पास में भी बंदूक है, ये भी मार सकते हैं, तो उसकी वजह से वो नहीं मारेगा। अगर उसको पता है कि नहीं है इनके पास बंदूक, मेरे पास है, ये उधर से क्या मारेंगे, उधर से कोई रिटेलिएट नहीं करेंगे, तो उस सिचुएशन में जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको थ्रेट रहता है, और दुनिया भर की दिक्कतें आती हैं। तो उसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने सेम ES-400 जो हमारे दुश्मन देश के पास है, वही डिफेंस सिस्टम परचेज करना अच्छा समझा। और सेम इसी के जैसा थार्ड है, वो यूएस ने बनाया है, डेवलप किया है, लेकिन उसको नहीं इंडिया ने परचेज किया। और थार्ड इस समय इज़राइल में, कोरियन पेनिनसुला में इंस्टॉल्ड है, चल भी रहा है, वहाँ पे अपनी सर्विस दे भी रहा है। तो जो इंडिया है वो रसियन S-400 परचेज कर रहा है, एज रिपोर्टेड बाय इकोनॉमिक्स टाइम, ये इकोनॉमिक टाइम ने बताया है। दिस मूव हैड रेज्ड द रिस्क ऑफ सैंक्शन ऑन इंडिया सिमिलर टू दोज इम्पोज्ड ऑन टर्की फॉर बाइंग दैट इक्विपमेंट। सेम S-400 टर्की ने खरीदा था रशिया से, तो उस समय यूएस ने टर्की पर सैंक्शन लगा दिया था। पीपल aware of the matter said, meanwhile, it should be noted that India has repeatedly stood firm and defended its right to choose its defense supplies. जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये मैटर नहीं करता है, जो इंडिया है वो अपना जो राइट है, राइट टू चूज़ है डिफेंस सप्लाईज, उसको वो वहाँ पे दृढ़ता से खड़ा है, और वो अपना अपना आसानी से डिसीजन ले सकता है। कोई इसमें किसी का सैंक्शन का डर नहीं है। व्हाट इज़ द इशू? इशू क्या है? द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन टेलिंग द इंडियंस to drop the 5.5 billion deal for 5 missile system and avoid a diplomatic crisis, saying New Delhi did not have a wide waiver from a 2017 US law aimed at deterring countries from buying Russian military hardware. जो 5.5 बिलियन की डील है, लगभग में 40-45 हज़ार करोड़ की डील है, तो उसको कह रहे हैं कि जो मिसाइल सिस्टम है ये डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा कर सकता है, और इसको अवॉइड करने के लिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जो अभी 20 जनवरी में समाप्त होने वाला है, जब जो बाइडन अपनी शपथ लेंगे, तो वो भी कह रहे हैं कि इसको ख़त्म करो, और नहीं तो ये डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा कर सकता है। और इसी के साथ में आगे, दिस कम्स जस्ट मंथ आफ्टर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूएस हैड इम्पोज सैंक्शन ऑन टर्की अंडर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। काटसा एक्ट है ये। काटसा एक्ट जो भी इनको मतलब एक तरह से अगर इनका कोई वेपन नहीं खरीदता है, या ये अगर किसी को पनिश करना चाहते हैं, अगर किसी ने रस्सा से इक्विपमेंट या जो कोई भी मिलिट्री हार्डवेयर ख़रीदा है, तो वो इसी एक्ट के थ्रू उसको सैंक्शन करते हैं। और ये सेम काटसा के थ्रू ही टर्की को सैंक्शन किया था यूएस ने। दैट पोजीशन इज़ अनलाइकली टू चेंज इवन अंडर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन दैट टेक्स over next week, and that has promised an even tougher US approach towards Russia. The people aware of the discussions told Reuters। जो Reuters है ये एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन न्यूज़ प्रोवाइडर है, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। तो Reuters ने बताया है कि जो यूएस है वो अप्रोच कर सकता है, यूएस का जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आने वाला है, बाइडेन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि अब ख़त्म होने वाला है, तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी रसा को इसके लिए अप्रोच करेगा, और डिस्कशन अवेयरनेस और डिस्कशन जो जितनी भी है ये Reuters प्रोवाइड करा रहा है। इससे रिलेटेड जो रसिया और यूएस के बीच में किस तरह के आगे आने वाले में रिलेशन होंगे, क्योंकि जो रिपब्लिकन लेड डोनाल्ड ट्रम्प थे वो अब जा चुके हैं, अब डेमोक्रेटिक जो लेड बाइडेन हैं वो आए हैं, तो इनके साथ में कैसे इनके रिलेशन होंगे वो
जो ये न्यूज़ एजेंसी है ये देख रही है और उसी के आधार पर ये बता रहे हैं कि क्या हो सकता है। और डिप्लोमेटिक एक्सचेंज, अभी डिप्लोमेटिक जो एक्सचेंज है वो क्या है? वी अर्ज ऑल ऑफ आवर अलाइज एंड पार्टनर टू फॉरगो ट्रांजेक्शन विद रसिया एंड रिस्क ट्रिगरिंग सैंक्शन अंडर द काटसा। अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक दबी आवाज़ में या एक बहुत ही डिप्लोमेटिक लेवल पे कह रहे हैं कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो रसिया से मिलिट्री के रिगार्डिंग में ना करें, नहीं तो वो काटसा के अंदर में आके सैंक्शन से पनिश किए जा सकते हैं। तो काटसा डज नॉट हैव एनी ब्लैंकेट और कंट्री स्पेसिफिक वेवर प्रोविजन। वी हैव नॉट मेड एनी वेवर डिटर्मिनेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडियन ट्रांजेक्शन विद रसिया। द स्पोक पर्सन ऑफ यूएस एम्बेसी इन इंडिया वॉज quoted एज सेइंग, जो यहाँ की इंडिया में एम्बेसी है यूएस की, वो कह रहे हैं कि जो वेबर है डिटर्मिनेंट, हम उसका कोई मतलब अभी कोई इंडियन ट्रांजैक्शन जो रसिया को हो रहा है या जो खरीद रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में अभी हम कुछ सही से मतलब अभी एक दृढ़ वेबर नहीं बना पाए हैं। नॉट मेड एनी वेबर डिटर्मिनेशन, ये यहाँ की जो एम्बेसी है यूएस की इंडिया में, उन्होंने कहा है। In a type of diplomatic response, External Affairs Ministry spokesperson Anurag Srivastava said on proposed S-400 purchase that India has always pursued an independent foreign policy. अभी जो अनुराग श्रीवास्तव हैं, स्पोक पर्सन हैं विदेश मंत्रालय में, इन्होंने कहा है कि जो भारत है वो भारत हमेशा जो अपनी एक तरह से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू किया है भारत ने, वो अपने हिसाब से अपने अनुसार या अपने इंटरेस्ट के बेस पर जो डिसीज़न लेता है, और जितना भी फॉरेन है, जो फॉरेन रिलेशन है या इंटरनेशनल रिलेशन है, उसमें इंडिया इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन लेता है, ना कि किसी को देखकर। दिस आल्सो अप्लाइज टू आवर डिफेंस एक्विजिशन एंड सप्लाईज व्हिच आर गाइडेड बाय आवर नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। और ये यही दिखाता है कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी जो इंटरेस्ट है उसको, और जितना भी डिफेंस से रिलेटेड जो मटेरियल है या जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसको उसको प्रियोरिटी पे रखा जाता है। नेशनल सिक्योरिटी जो इंटरेस्ट है वो फर्स्ट होती है। ऑन दिस इशू देयर वाज नो इमीडिएट कमेंट फ्रॉम रशियन ऑफिशियल। इस जब जो यूएस एम्बेसी ने जब जो लाइनें ऊपर लिखी हैं वो कहा, फिर इसके बाद में इंडिया के जो विदेश मंत्रालय के हैं उनका जो रिप्लाई आता है, तो इन दोनों बीच में कोई भी रशियन ऑफिशियल का कमेंट नहीं आता है। मॉस्को has previously said that the sanction imposed on Turkey were illegitimate and showed arrogance toward international law। जो मॉस्को है, रसा है, वो जब टर्की पे यूएस ने काटसा के थ्रू सैंक्शन किया था टर्की को, तो उस समय रसिया ने ये कहा कि जो टर्की के पे काटसा लगा है वो इंटरनेशनल लॉ को मतलब तोड़ता है और उसके खिलाफ एरोगेंस है। Why US is worried of Indian purchases of Russian S-400? यूएस इतना चिंतित क्यों है, ये आइए देखते हैं। वॉशिंगटन हैज़ टोल्ड न्यू दिल्ली दैट इफ इंडिया acquires the S-400 it would affect how its system interact with US military equipment that India now has and would jeopardize future armed transfers such as high-end fighter planes and armed drones according to the people aware of the matter। जितने भी जो यूएस से जितने भी मिलिट्री या हार्डवेयर हैं, मिलिट्री हार्डवेयर हैं या ड्रोन हैं या प्लेन्स हैं या जितने भी तरह के मिलिट्री से इक्विपमेंट हैं जो यूएस ओरिजिन के हैं, तो यूएस मिलिट्री कह रही है कि जो हमारा यहाँ का सामान है वो S-400 के साथ में कैसे टेक्नोलॉजी में, कैसे बातचीत में, वॉर के समय में वो कोऑपरेशन नहीं हो पाएगा। ये इनका मेन कंसर्न है, क्योंकि जब भी कोई, जैसे अभी मान लीजिए राफेल फ्रांस से जो वहाँ की दसोल्ट कंपनी है उससे ख़रीदा गया, तो अब उसको ख़रीदने के बाद में वो बाद में इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड,
उससे और जितनी भी चीज़ें हैं वो बाद में शेयर करते रहते हैं। अब अभी मान लीजिए फ्रांस और ब्रिटेन में युद्ध हो जाता है, तो उस समय हम जो अगर ब्रिटेन का जाके ब्रिटेन के पक्ष से अभी मान लो फ्रांस के खिलाफ हम राफेल मतलब यूज़ करने लगे, तो उस सेंस में फ्रांस हमारे मतलब जो अंदर उसमें फीचर लगे हुए हैं उसको डिसेबल्ड कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे सावधानी दिखा रहा है यूएस, या उसकी चिंता ये है। और इसके अलावा ट्रांसफ़र सच एज़ हाई एंड फाइटर प्लेन एंड वही जो ड्रोन्स हैं, इन सबको कैसे मैनेज करोगे इसके एस 400 के साथ में। द प्रॉब्लम इज़ दैट द जेट्स एंड द एस 400 आर इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। जो जेट हैं, जितने भी जेट्स हैं और एस 400 हैं, ये दोनों डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। द एस 400 रिक्वायर्स डिजिटल सपोर्ट एंड क्राइसिस digital support and crisis and access from Russia, which could mean jeopardizing the stealth capabilities of the jet supply by the US. Stealth means होता है कि बहुत ही छिप के एक तरह से कंसील लेते हुए और बहुत ही गुप्त रूप से किसी चीज़ को अपनी कैपेबिलिटी को दिखाना, तो ये जेट में होती है। और वो वही चीज़ सेम चीज़ एस 400 में है, तो फिर वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर द यूएस टू रिमूव टर्की फ्रॉम its F-35 fighter program was the fact that the S-400 system are capable of mapping or recording data of other platform like aircraft और रडार। जैसे अभी जो F-35 है, जो अभी पाकिस्तान में भी जब जो F-35 प्लान हम लोग बहुत बार सुनते हैं, वहाँ का चलता रहता है। और जो जब अभिनंदन ने जो गिराया था इसको F-35 को मार के, तो हमारे जो बहादुर सैनिक, अब आप देख सकते हैं कि जो रसियन फाइटर थे वो इससे बहुत कम हैं कैपेबिलिटीज़ में, लेकिन जो ड्राइव जो पायलट है उसकी कैपेबिलिटी भी बहुत मतलब उसमें इम्पोर्टेंट होती है। तो जो F-35 है ये यूएस का है। ये इन्होंने टर्की को F-35 फाइटर देने से मना कर दिया था, क्योंकि ये जो S-400 है ये कैपेबल है F-35 की जितनी भी मैपिंग और रिकॉर्डिंग रिलेटेड डाटा है उसको जो रडार है इस सबको मतलब एक तरह से उसको टैकल आउट करने में। द स्टील्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, electronic warfare and other capabilities of the F-35 fighter, for instance, can be recorded and analyzed by the powerful acquisition and engagement radar of the S-400 system if they are operated together। अगर दोनों एक साथ में हो रहे हैं तो दोनों का जो कैपेबिलिटीज़ है वो एस 400 F-35 का पढ़ लेगा, जितना भी एनालाइज है वो कर लेगा, जितने भी रिकॉर्ड हैं वो आसानी से उसको जांच परख लेगा। तो ये मेन कंसर्न है यूएस का। दिस वुड कंसीवली मेक F-35 मूव्स वल्नरेबल टू इंटरसेप्शन बाय द लॉन्ग रेंज मिसाइल ऑफ द S-400। और F-35 जो है ये जो S-400 की लॉन्ग रेंज मिसाइल है, इससे इसकी हद में आ सकता है। व्हेन वुड द सैंक्शन किक ऑफ, कब सैंक्शन लग सकता है? यूएस ऑफिशियल बिलीव दैट there is still time for Delhi to reconsider, and that the punitive measures would only kick if the deal with the Russian was consummated. There is a narrow chance India can avoid sanction presuming the S-400 purchase is completed. At the moment, it is a good bet that sanction will be applied against India. Richard Russo, a specialist at the Center for Strategic and International Studies in Washington, said। अब यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो रिचर्ड रासो हैं ये कह रहे हैं कि ये इंडिया के लिए एक तरह से सैंक्शन अच्छा भी है, क्योंकि अगर पड़ोसी देश चाइना के पास में वो S-400 रखे बैठा है, और फिर अगर कुछ भी वॉरफेयर में अगर इंडिया के पास में नहीं है, तो
फिर कैसे युद्ध लड़ेगा या युद्ध लड़ा जाएगा, तो उस हिसाब से ये ठीक है, ये उनका कहना है। व्हाट इज़ इंडियंस एक्शन प्लान, जो भारत का एक्शन प्लान है वो क्या है। अंडर ट्रेड बाय द थ्रेट ऑफ यूएस सैंक्शन, इंडिया इज गोइंग फुल स्टीम अहेड विद इट्स इंडक्शन प्लान फॉर द एडवांस ES-400 ट्रिम्प सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फ्रॉम रसिया। जो ES-400 है ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और ये सैंक्शन को मतलब सैंक्शन है उसको अपनी तरफ है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन इंडिया आराम से उसकी डील कर रहा है, ES-400 को खरीद रहा है। अहेड ऑफ द डिलीवरीज beginning in September October this year, a large IAF team will be leaving for Russia later this month. A second IAF team will follow suit after a few months. और ये जो इंडियन एयरफोर्स है वो जा रही है, मतलब एक बार गई है फिर जाएगी। विद द डिलीवरीज बिगिनिंग दिस सितंबर अक्टूबर, और जो डिलीवरी है वो इसी सितंबर अक्टूबर में होगी। द फर्स्ट ES-400 स्क्वाड्रन शुड become operational in India by end of 2021 और अर्ली 2022। अभी ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो डिलीवरी है जो ES-400 यहाँ पे आएगा वो सितंबर अक्टूबर में आना शुरू हो गया, लेकिन जो फर्स्ट पहला स्क्वाड्रन है वो ऑपरेशनल हो जाएगा 2021 के अंत में या 2022 के शुरुआत में। सेट अ सोर्स ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, जो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है उन्होंने बताया है। ऑल 5 मोबाइल स्क्वाड्रन ऑफ द ES-400 आर डिफेंस सिस्टम अंडर द 5.43 बिलियन, ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ यहाँ पे डाटा है, देख सकते हैं आप। कॉन्ट्रैक्ट inked with Russia in October 2018 will be progressively delivered to India by April 2023। जो मोबाइल स्क्वाड्रन है, मतलब मोबाइल मीन्स उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जाया सकता है कहीं भी, तो ये मोबाइल स्क्वाड्रन है 5 है, और इसका जो प्राइस है वो 40,000 करोड़ है। और इसको ऐसे आप देख सकते हैं कि जब अभी ये 2019 का जो इलेक्शन हुआ है लोकसभा का इलेक्शन, उसमें करीब करीब 36,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। जो इलेक्शन कमीशन के और अदर गवर्नमेंट के जो डाटा हैं उनके थ्रू आया था कि 36,000 करोड़ रुपए जो जनरल लोकसभा इलेक्शन 2019 का था उसमें खर्च हुआ था। उसके पहले जो 2014 में करीब करीब 14-15 हज़ार करोड़ रुपए खर्च हुआ था। तो ये एक इलेक्शन हो जाता है इंडिया में, उतना अमाउंट है ये, आप उससे ज़्यादा ही है 40,000 करोड़। लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता क्योंकि चाइना के पास में पहले से ही है। पाकिस्तान तो उसको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन चाइना एक हमेशा मतलब अपने अपने को बड़ा भाई समझता है और उस तरह से अग्रेसिव में ही रहता है, वो अग्रेशन में ही, और वो कम्युनिस्ट जो वहाँ की पार्टी है वो हमेशा विस्तारवादी मानसिकता से रहते हैं। फिर इसके बाद में आइए देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट इंक्ड विद रशिया इन अक्टूबर 2018 विल बी, और ये 2023 के अंत तक इंडिया में डिलीवर हो जाएगा, ऐसा रशिया के सोर्स ने बताया। व्हाट आर द स्पेशलिटीज़ ऑफ द ES-400 एयर डिफेंस सिस्टम। स्पेशलिटीज़ क्या हैं इसमें। द हाईली ऑटोमेटेड ES-400 कैन डिटेक्ट, ट्रैक एंड डिस्ट्रॉय हॉस्टाइल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, जेट्स, स्पाई प्लेन्स, मिसाइल एंड ड्रोन एट अ रेंज ऑफ 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर के दायरे में अगर किसी भी तरह का हॉस्टाइल स्ट्रेटजी बनती है, कहीं बॉम्बर्स वहाँ पे तैनात हैं, जेट्स हैं, स्पाई प्लेन है जो जासूसी प्लेन हैं वो हैं, मिसाइल हैं, ड्रोन हैं, अगर वो 380 किलोमीटर के दायरे में हैं तो उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड विल बी सुटेबली पोजीशन इन द वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न सेक्टर, और इसको आसानी से जो वेस्टर्न सेक्टर है हमारा, जो नदर्न सेक्टर है और जो ईस्टर्न सेक्टर है, ये तीनों सेक्टर में इसको आसानी से पोजीशन किया जा सकता है। टू कैटर फॉर थ्रेट फ्रॉम बोथ चाइना एंड पाकिस्तान से डिफेंस मिनिस्ट्री सोर्सेस, और इसको इस तीनों जगहों पे जो तीनों फ्रंट पे बेसिकली वेस्टर्न फ्रंट पे पाकिस्तान और
नॉर्दर्न फ्रंट पे और ईस्टर्न फ्रंट पे चाइना, इन दोनों को टैकल आउट करने के लिए ये मतलब अच्छा है। ऐसा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके सोर्स से पता चलता है। इट विल हैव मिसाइल्स विद इंटरसेप्शन रेंजेस ऑफ 120 टू 200, 250 and 380 kilometer, as well as battle management system of command post and launcher, long range acquisition and re-engagement radar and all terrain transporter erector vehicle। जो इसमें बेसिकली और फीचर बता रहे हैं कि इसमें जो मिसाइल्स हैं वो इंटरसेप्शन रेंज की हैं। उनकी रेंज है 120, 200, 250 और 380 किलोमीटर। और इसी के साथ में जो बैटल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ कमांड पोस्ट है एंड लॉन्चर हैं, ये भी इसी के साथ में है। और ये लॉन्ग रेंज एक्विजिशन है, इंगेजमेंट रडार इसमें इक्विप्ड है। और जो किसी भी तरह की टेरेन है, किसी भी तरह की ज्योग्राफी है, वहाँ पे इसको आसानी से मोबाइल किया जा सकता है या ले जाया जा सकता है। विद 128 मिसाइल्स इन ईच बैटरी, एक बैटरी में इसमें 128 मिसाइल्स लगी हुई हैं। द यस 400 सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक्स अप द मोस्ट सुइटेड वन टू लॉन्च एट एन इनकमिंग एरियल थ्रेट। जो इसका एंटीना है वो थ्रू एयर इसको बताएगा, इसको एक तरह से संदेश देगा कि बाहर से या दूसरी साइड से, अपोजिट साइड में कोई जो थ्रेट है वो आ रहा है। तो उसको टैकल आउट करने के लिए ये ऑटोमेटिक अपने जो मिसाइल्स हैं वो वहाँ से लॉन्च हो जाएंगी। ऐसा इसमें फैसिलिटीज़ है। इट्स रडार्स विद द प्राइमरी एक्विजिशन वन विद द 600 किलोमीटर रेंज। और जो इसकी रडार की कैपेबिलिटी है वो 600 किलोमीटर की रेंज की है। कैन ट्रक 100 ऑफ टारगेट साइमल्टेनियसली। और इसको ऐसी है कि 600 किलोमीटर की रेंज में 100 टारगेट मतलब 100 जो टारगेट हैं उनको ये एक साथ में मतलब ख़त्म कर सकती है। अगर 100 उधर से थ्रेट्स आ रहे हैं या 100 अगर उधर से मान लीजिए वो ड्रोन्स हैं और स्पाई प्लेन हैं या कोई भी जो अनवांटेड चीज़ हैं या जो थ्रेट कर सकती हैं, उनको वो उनकी अगर संख्या 100 है तब भी उसको टैकल आउट कर लेगा साथ साथ एक ही बार। रसिया क्लेम द S-400 कैन इवन इंटरसेप्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स विद वेलोसिटी ऑफ 4800 मीटर पर सेकेंड एज वेल एज रडार लॉक एंड शूट डाउन। अभी जो यहाँ पे रसिया ने और क्या बताया है कि ये इंटरसेप्ट कर लेगा, मतलब पकड़ लेगा बैलिस्टिक मिसाइल को, और उसकी बैलिस्टिक विद जो इसकी अपनी वेलोसिटी से जो इसकी 4800 मीटर पर सेकेंड मारक क्षमता है। और रडार लॉक, और जो रडार लॉक एंड शूट डाउन है, इसकी मदद से ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको भी इंटरसेप्ट कर लेगा, ऐसा रसिया ने कहा है। 5th जनरेशन स्टील्थ। स्टील्थ मीन्स होता है बिहेवियर दैट इज सीक्रेट और क्विट। स्टील्थ मीन्स होता है कि ऐसा बिहेवियर जो बताया ही ना जाए, क्योंकि जो मिलिट्री या वॉरफेयर के समय में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिखाई जाती हैं, बताई नहीं जाती हैं। गुप्त रूप से या बिना शोरगुल के किया गया काम, चोरी छिपाव दुराव, मतलब उसको एक तरह से बहुत सीक्रेट रखना या उसको बहुत ही उसको किसी से बताना नहीं। फाइटर्स लाइक द अमेरिकन F-35 लाइटनिंग आई जेट्स, तो इन सबको वो आसानी से टैकल कर सकता है। इंडियाज़ मिलिट्री एंड वेपन सप्लाईज, जो इंडिया की मिलिट्री है और वेपन सप्लाईज है उसके बारे में आइए देखते हैं। रसिया हैज़ ट्रेडिशनली बीन इंडियाज़ मेन वेपन सप्लायर, but in recent decade the Indian government has turned to the US and Israel for new planes and drones। ट्रेडिशनली जब आज़ादी के बाद में 1947 के बाद में जो कॉमनवेल्थ की कंट्री हैं या जितनी भी दुनिया की जो जितनी भी कॉलोनाइज कंट्री थी और जो मैंडेट थे, उन लोगों ने जब धीरे धीरे अपने कॉलोनी को आज़ाद किया और जो यहाँ पे एक तरह से जो इंडिजीनियस गवर्नमेंट बन के आई, उसके बाद में दुनिया दो पोल में बट गई थी। नौ एक तरह से दो ब्लॉक में बट गई। तो
एक ब्लॉक को लीड कर रहा था यूएसएसआर और दूसरे ब्लॉक को लीड कर रहा था यूएसए। और दोनों ब्लॉक में एक देश को मित्र मानता था तो दूसरा देश उसको शत्रु मानता था। एक वहाँ पे वहाँ के इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुँचाता था, तो एक वहाँ के नेशनल गवर्नमेंट को या वहाँ की जो इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है उसको हथियार देता था, तो दूसरा दूसरे को हथियार देता था। इस तरह से बहुत दुनिया भर की चीज़ें हुई हैं। कहीं कहीं वो आप आसानी से जब आगे पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा। लेकिन जो अमेरिका और रसिया की जो आज की कहानी है वो बहुत पुरानी है और बहुत देर से चली आ रही है। मतलब ये बहुत दिन से है और ये 1947 से तभी से है। और जो रसिया ये यूएसएसआर में को लीड कर रहा था, उसमें यूएसएसआर में 15 देश थे। और 1991 में जो यूएसएसआर है उसका विघटन होता है, टूट जाता है और फिर अलग अलग देश बन जाते हैं। तो अभी भी रसिया एक तरह से ग्लोबल सुपर पावर अपने आप को मानता है और एक तरफ दूसरी तरफ अमेरिका को चैलेंज करता है। तो ये है। तो एक तरफ जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था और रसिया इंडिया को सपोर्ट कर रहा था 1972 में, जब बांग्लादेश को लिबरेट कराया गया श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो उस समय जो यूएस था वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था वेपन्स के थ्रू। तो जो इंडिया है, इंडिया रसिया से वेपन्स उस समय सप्लाई कराता था। बट अभी क्या हो रहा है कि अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है कुछ डिकेड से वो यूएस से और इजराइल से जो न्यू प्लेन है और ड्रोन है वो खरीद रही है। द यूएस हैड ऑलरेडी बेग्ड सेवरल लुक्रेटिव इंडियन डिफेंस डील वर्थ $21 बिलियन सिंस 2007। 2017 के बाद में $21 बिलियन की जो डिफेंस से रिलेटेड डील हुई हैं। एंड द यूएस इज एग्रेसिवली हॉकिंग इट्स फाइटर्स लाइक द F-A-18, F-15EX और F-21 अपग्रेडेड वर्जन ऑफ F-16। जो F-21 है इसको भी इंडिया ने ख़रीदा है, या वो उन्होंने कहा है कि ये बहुत अच्छा है, ख़रीदिए इसको। और ये F-16 का अपग्रेडेड वर्जन है फॉर मेगा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ IAF एंड नेवी। और ये मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के अंतर्गत में चल भी रहा है, जो IAF और नेवी की ज़रूरतों को पूरा करेगा। बट इंडिया सेज दैट इट नीड्स द लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल फ्रॉम रसिया टू काउंटर द थ्रेट फ्रॉम चाइना। जो इंडिया के मेन कंसर्न है वो चाइना की वजह से है, क्योंकि चाइना के पास में पहले से सेम मिलिट्री हार्डवेयर है। तो उसको टैकल करने के लिए या तो उससे बड़ा या तो सेम ही रखना ज़रूरी है। तो इसीलिए इंडिया यहाँ पे अपना कंसर्न बता रहा है कि हमें लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ज़रूरत है, वो भी रसियन। India had already made an initial payment of 800 billion in 2019 billion dollar in 2019 towards the Russian deal, and the first set of missiles batteries are expected towards the end of this year। और इस साल के अंत तक जो 2021 है इसके अंत तक या 2022 के शुरुआत तक ये डील हो जाएगी। और ये 2019 में $800 बिलियन इंडियन गवर्नमेंट ने पहला सेट जो मिसाइल बैटरीज है उसके लिए दिया था। सो नाउ देयर इज़ नो वे दैट इंडिया कैन मूव बैक, एंड इंडिया had to diplomatically handle the situation and push harder for getting a waiver फ्रॉम द न्यू बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर इंडिया के पास में क्या है, इंडिया के पास में पीछे देखने की या पीछे लौटने की कोई गुंजाइश नहीं है। इंडिया को एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी के साथ में अ, कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अब इंडिया यहाँ पे वेवर या कानूनी अधिकार या दावे जो काटसा के थ्रू आते हैं यूएस के पास में, उसको त्यागने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से डिप्लोमेटिकली पुश कर सकता है या उससे नेगोशिएशन कर सकता है। तो यही है और देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ में ये यहाँ पे हम इस वीडियो के सेगमेंट का अंत है। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।